फर्स्ट पैरामीटर क्या है? कंटेंट पार्ट। सेकंड पैरामीटर क्या है? प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पैरामीटर है फ्लुएंसी। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ है कि ये क्वेश्चन पहले एआई ही चेक करता था, स्टिल एआई इज देयर, एआई अभी भी आपके क्वेश्चन को चेक करेगा, बट जो आपका कंटेंट पार्ट है, जब हम कंटेंट पार्ट की बात करते हैं, वो कंटेंट पार्ट को आपकी एआई भी चेक करेगी और आपको ह्यूमन भी चेक करेगा। ठीक है, ये चीजें क्यों की गई हैं? ताकि आपकी जो स्कोरिंग है वो एक एफिशिएंट हो सके, आपको एक रिलायबल स्कोर मिल सके, जो आप परफॉर्म करके आए हो आपको उसका एक एग्जैक्ट स्कोर मिल सके। ठीक है, क्या होता था, कुछ बच्चे जो मतलब ओवर स्मार्ट बनते थे और क्या करते थे कि कुछ प्री मेमोराइज लाइंस, हम सबको पता है कुछ प्री मेमोराइज लाइंस यूज करते थे, जिसकी वजह से उनका स्कोर आता है, और जो बच्चा मेहनत करता था उनका स्कोर नहीं आता था। तो अभी के लिए क्या है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उसका डिजर्विंग स्कोर मिलेगा। ठीक है, आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, आप अपनी फ्लुएंसी पे फोकस कीजिए, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए। और ह्यूमन स्कोरिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको सामने कोई ह्यूमन बैठा होगा और आपको जज करेगा, नहीं, एज यूजुअल वैसे ही आपका एग्जाम होगा, आपको टेस्ट सेंटर पे जाना है, आपको अपना एग्जाम देना है, देन आपको वहां पे क्या होगा कि आपकी जो बैक एंड पे स्कोरिंग होनी है उसमें सिर्फ जो कंटेंट पार्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो कंटेंट पार्ट है उसी में ही ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी कोई भी ह्यूमन चेक नहीं करेगा, वो एआई ही चेक करेगी। ठीक है, कंटेंट पार्ट भी आपका एआई ही चेक करेगी और ह्यूमन चेक करेगा। इसमें एक और कोर्स है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक इमेज, उस इमेज में ह्यूमन ने स्कोर दिया 5 और आपके एआई ने स्कोर दिया 10, दोनों में काफी फर्क है। मैं एक रफली एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, इसको कोई एग्जैक्ट स्कोर मत मानना, बट अगर मान लीजिए ह्यूमन ने स्कोर दिया 5 और इमेज मतलब जो एआई है उसने 10 स्कोर दिया, तो देन वो एक सेकंड ह्यूमन के पास जाएगा। पहले ह्यूमन ने वेरीफाई कर दिया और स्कोर में काफी डिफरेंस है, तो वो एक सेकंड ह्यूमन के पास जाएगा, उसे सेकंड ह्यूमन चेक करेगा, देन वो तीनों स्कोर को कंक्लूड करके आपको स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका स्कोर डबल इंश्योर हो सके। ठीक है, अब किसी को भी इस पॉइंट में कोई डाउट है, सो प्लीज लेट मी नो। एनीवन? नहीं है किसी को डाउट? सबके डाउट क्लियर है? ठीक है, और अगर आपका अभी कोई आपका पर्सनली कोई डाउट है और किसी मॉड्यूल को लेके और किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। अब प्लीज बताइए, जो कंटेंट अपने बोलते हैं, मतलब कितना कंटेंट हमने बोलना है इसके अंदर, ये पूरा 100% बोलना है या 50, 70, 80 तक बोलना है? देखो एक्चुअली हमें देखना है कि इमेज क्या है। अब अगर हम बात करते हैं, एक बार ग्राफ है, एक लाइन ग्राफ है, एक फ्लो चार्ट है, उसके बारे में हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? कि एक फ्लो चार्ट है, वो उसका एक टेक्स्ट पार्ट होगा कि किसके बारे में, जैसे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में है, जैसे कंट्री की जॉब सेक्टर के बारे में, कुछ भी एक डाटा दिया होगा। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, तो आपको बताएगा कि वो किसके बारे में बता रहा है और वो किसके बारे में बता रहा है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसमें आप मैक्सिमाइज बता सकते हैं, इसमें मैक्सिमाइज जैसे इंडिया होना 65%, ऑन अदर साइड नेपाल होना 23%, तो ऐसा आप जो सबसे लोएस्ट है उसको हाईलाइट कीजिए और एक सबसे हाईएस्ट है उसको हाईलाइट कीजिए। ओवरऑल बताइए कि इसमें कितने परसेंटेज यूज हुई है, कितना डाटा। ठीक है, तो इस तरह हमें उसे कंक्लूड करना है। अब हम बात करते हैं कि कितना परसेंट हमें बोलना चाहिए। ठीक है, आइडियली आपको ये टारगेट करना है कि मैक्सिमाइज जितना आपका कैच हो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप 50% बोलोगे और आपका स्कोर आ जाएगा। माइट भी आपका स्कोर आ भी जाए, बट अगर मैं ये कहूंगा कि आप जितना अच्छा पिक कर पाओगे उतना आपका अच्छा कंटेंट होगा, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतनी अच्छी आपको स्कोरिंग। ठीक है, तो इसका कोई एज पैरामीटर नहीं होता, बट हमारी मैक्सिमम ट्राई यही होती है कि हम जितना मैक्सिमम उसको पिक करें। ठीक है, सो एनी अदर डाउट? एनीवन? सर कंटेंट लाइक इमेज और डिटेक्शन में ही जज हो रहा है या फिर सभी स्पीकिंग पार्ट्स के अंदर? नहीं मैम, ये जो ह्यूमन स्कोरिंग है अभी के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस में ही इंक्लूड हुई है, दैट्स ऑन इंटेलेक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के जो पैरामीटर हैं वो सेम। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में अभी के लिए इन्वॉल्व हुआ है, और भी फर्दर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है। एक बार हम इस चीज के साथ चल रहे हैं, इसको बहुत टाइम से टेस्टिंग भी किया जा रहा था और अभी से फाइनलाइज किया फ्रॉम 4th of November। ठीक है, तो अभी आपके कुछ स्कोर भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद भी स्कोर आए और श्रीगंगानगर लैब से ही आए हैं, तो काफी अच्छे स्कोर आए। ठीक है, सो जो भी आपको स्ट्रेटजीज, जो भी आपको गाइडेंस सर की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि सर एक सर्टिफाइड ट्रेनर है फ्रॉम पीएसएल पीटीई। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे ट्रेनर्स या टीचर आपको बताते हैं, आप उन गाइडेंस को प्लीज फॉलो कीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप पीएसएल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप पीएसएल की कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी ऐसे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन पे प्लीज मत कीजिए, वो आपका फ्लो, आपकी डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। ठीक है, सो आप प्लीज इस चीज को कंसीडर कीजिए। एनी अदर डाउट? एनीवन? यस सर, प्लीज सर, जैसे कोई प्रोसेस
प्रोसेस चार्ट है उसमें सर मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन किसको लेके चलता है एज यूजुअल? देखो प्रोसेस चार्ट में एक पॉइंट होगा जिससे वो स्टार्ट होगा, वो लोएस्ट भी हो सकता है, वो हाईएस्ट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे वो पीक पे जाए हम उस चीज को डिनोट करें। प्रोसेस चार्ट में पीक तो हो गया एक जगह पे, और जो पीक जिस पॉइंट पे हो रहा है वो आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं एक्सेस और बाय एक्सेस को देख के कि वो वहां कहां पे पीक पे जा रहा है। आपको ये उस फ्लो चार्ट को या प्रोसेस चार्ट को आपको समझना होगा। आप उस चीज को समझिए कि ये चार्ट होते किस तरह के हैं। एक बार ग्राफ होता है, एक फ्लो चार्ट होता है, एक लाइन ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक फिर इमेज आती है। ये 6 टाइप्स के कुछ होते हैं ना। तो ये 6 टाइप्स के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले आप उन क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिए कि एक मतलब ग्राफ होते किस तरह है। जब आप ग्राफ को समझ जाएंगे देन आपके लिए वहां पे कंटेंट पिक करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। सब पहले हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। हमें ये फोकस नहीं, हमारी अमूमन हम जो ह्यूमन बीइंग है हमारी आदत क्या रहती है, हम क्वेश्चंस देखते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, हम सीधा आंसर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। आपके पास टाइम होता है अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली हमें उसका आंसर क्या करना है, और देन हमें उसका आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा और हम शुरू हो गए कि दिस साइड तो पूछेगा क्वेश्चन। देखो डाउट दो केसेस में नहीं होते, या तो हमें सब क्लियर है या हमें सब क्लियर है। और आपका क्या केस है, आप मुझसे बेटर जानते हो ना, तो कौन सा केस आप बता सकते हो, क्लियर वाला है या क्लियर वाला है? प्लीज बी फ्रैंक, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत कुछ भी पूछ लाते डाउट है मेडिटेशन से कितने वर्ड ऐड कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज करने का नुकसान होता है कि नहीं, अभी बार बैक स्पेस यूज करते हैं, कुछ भी पूछ लो जो भी तुम डाउट लगता है। मतलब ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ देखो स्पीकिंग आप भी कितने ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड जहाँ हम बार ऐसे के अंदर बार बैक स्पेस यूज करते हैं, इसलिए मिटा दें उस चीज़ का कोई अब देखो सर ने क्वेश्चन पूछा है हमसे, मतलब एक क्वेश्चन है हम सबके लिए बेसिकली, और ये हम सबको इस चीज पे ध्यान ही देना चाहिए। ठीक है, अब सर ने कहा कि उनका स्कोर स्पीकिंग में 10 आता है। आप सबको ये पता होगा कि पियर्सन का जो पैरामीटर है उसमें स्कोरिंग 10 to 90 होती है। तो 10 को क्या हुआ, लोएस्ट 0, मतलब इट्स मीन 0, 10 इज 0। ठीक है, तो जब 10 स्कोर आया एच पे, वहां पे क्या हो सकता है कि उनके माइक में इशू रहा, क्योंकि टेक्निकल इशू है, जो उन्होंने जो भी बोला या जो भी उन्होंने स्पीकिंग दी है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको ऑन सपोर्ट नहीं पता लगेगा, मैंने माइक मतलब मैंने हेडसेट लगा रखे हैं, उसके माइक में मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता लगेगा कि मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है नहीं। अब हमें ये कब पता लगेगा, जब हमारे पास स्कोर आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आप पियर्सन को मेल कर सकते हैं, आप पियर्सन को कॉल कर सकते हैं, आप पियर्सन के साथ फॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, आप अपने वो स्कोर को इवैल्यूएट करवाइए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर पियर्सन का मतलब कोई फॉल्ट है, मान लीजिए आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है, देन आपको क्या होगा, पियर्सन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीशेड्यूल हो जाएगा। सेकंड, अब उस बच्चे ने वहां पे कुछ बोला ही नहीं है, या उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या उसने जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया वो साइमल्टेनियसली वो सही नहीं था, तो उस केस में आपको पियर्सन हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू आता तो पियर्सन आपको जरूर हेल्प करेगा। लास्ट सीजन भी, लास्ट दिनों में भी एक टेक्निकल इशू आया था, तो उसका सोल्यूशन सभी बच्चों को मिला भी था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इशू रहता है, और ऑन सपोर्ट भी रहता है। मान लीजिए आपका पीसी ब्लिंक कर रहा है, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, आपका माउस उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, आपके पास जो नोटपैड है जो यूज करने के लिए है, या आपके जो वो पेन दिए हुए हैं आपको, स्केच है जो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो देन आप उसके लिए इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना मिनट आपके पास इन्विजिलेटर्स आएंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और उनसे कोई भी शाउटली बात नहीं करनी है, आपको बी पोलाइट बात करनी है, वो आपको हेल्प करने के लिए वहां पे दे आर हैप्पी टू हेल्प यू, वो आपको हेल्प करने में उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उनसे अपनी प्रॉब्लम को रेज करना है कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम आई क्या है, फिर वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ऑन द सपोर्ट, अगर आपका सोल्यूशन वहां हो सका। ठीक है, मान लीजिए आपका एक पीसी काम नहीं कर रहा, वो दूसरे पीसी आपको ट्राई करेंगे, चला देंगे, देन आपको फिर से कोई इशू आ रहा है, देन आप उनसे केस आईडी ले सकते हैं। ठीक है, आप केस आईडी के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो सोल्यूशन उनसे भी नहीं हो पाया तो वो खुद की तरफ से आपको वो केस आईडी दे दे, और देन वो केस आईडी के साथ क्या करना है, आपको पियर्सन को मेल करना एक सिनेरियो के साथ कि एक्चुअली में आपके साथ हुआ, तो पियर्सन वही सेम चीज प्रोसेस फॉलो करेगा। आपके इस सिनेरियो को देखा जाएगा, ऑडिट किया जाएगा कि आपके साथ वो एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है या आपने वो क्रिएट की। समटाइम कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो कुछ खुद की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं,
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वहां पे आप हर टाइम सर्विलेंस के अंडर हो, आपके ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। आपका फॉल्ट पाया जाता है तो पियर्सन आपको कोई भी रीस्केड्यूल ऑफर नहीं करेगा, ठीक है। सो इस चीज का हमें ध्यान। सो उस केस में जैसे वो 10 स्कोर आया, ये लिसनिंग में भी हो सकता है, आपको नहीं सुना और आपका 10 स्कोर ही है, या कोई भी ऐसा सिनेरियो रहता है, तो आप पियर्सन से प्लीज इमीडिएटली जितना हो सके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं होती, आप सर से कनेक्ट कीजिए, सर आपको हेल्प करेंगे कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो किसी और का कोई डाउट है प्लीज लेट अस नो। ਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ? बी ऑनेस्ट, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो हम आपको इसलिए कहते हैं कि आप उसे कम यूज कीजिए ताकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट बना सकें। अब आप मल्टीपल टाइम स्पेलिंग्स मिस्टेक करोगे, मान लीजिए आपने मैनेजमेंट लिखा, उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फिर काटा आपने, फिर लिखा, फिर गलत कर दी, फिर काटा, उसमें आपका कितना टाइम गया एक स्पेलिंग लिखने में? 5 से 10 सेकंड गए। वो 5 से 10 सेकंड आपको बहुत वैल्यूएबल है। तो हम यही कहते हैं कि आप अपनी स्पीड या अपनी एक्यूरेसी इतनी अच्छी बना लो इन कीबोर्ड्स पे, आपको बैकस्पेस की नीड ही ना हो। अगर ऐसा कुछ होता, बैकस्पेस अगर आपको गलत होता तो हम वहां से बैकस्पेस हटा ही देते, उसे अंदर से डिसेबल कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप बैकस्पेस का कम यूज कीजिए ताकि आपके स्कोर पे इम्पैक्ट ना हो या आपके टाइम मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। सर मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है जैसे राइट कम्युनिकेशन के अंदर कहते हैं कि वर्ड्स ऐड करें ना करें, कितने वर्ड्स ऐड करें, मतलब इनको बताया भी जाता है, फिर भी इनके माइंड में ये डाउट होता है कि अगर हम ज्यादा वर्ड ऐड कर देंगे तो हमारे स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कम करेंगे तब सेम एज रिपीट सेंटेंस को लेके भी ये इशू रहता है, हम 50% से कम बोल रहे हैं तो हमारा स्कोर 0 रहेगा, 50% हमें बोलना जरूरी है। काफ़ी वर्ड्स जो मार्केट के अंदर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादातर क्या है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको बहुत अनऑथराइज्ड पर्सन मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि पीटी का बहुत बड़ा खुलासा है, एक बड़ा सा थंबनेल लगा होगा पीटी के सब राज खुल गए, ऐसा कुछ, वो राज तो हमारे तक नहीं खुले, ठीक है। तो ऐसा रहता है, उसमें होता क्या है, हम जो इन चीजों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम क्या है, हमें ह्यूमन की आदत है, हम शॉर्टकट्स फाइंड आउट करते हैं, हमारी सभी ह्यूमंस की आदत है, और वो अच्छी आदत है तब तक जब तक वो हमारे लिए यूजफुल है या हमारे लिए हमारी इम्पैक्ट लाइफ में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आपके रिपीट सेंटेंस और डिक्टेशन में आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हैं या एक्स्ट्रा वर्ड्स डालने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपको डिक्टेशन के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। अगर आप पियर्सन पीटी की स्कोर गाइड पढ़ते हैं, एज पर स्कोर गाइडलाइंस, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको जो आपने स्कोर एक्यूरेट है, मतलब आपकी जो डिक्टेशन एक्यूरेट है, वो जो एक्यूरेट वर्ड बोला गया, जैसे फॉर एग्जांपल द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ये डिक्टेशन, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल माइग्रेशन डाल दिया, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, कंसल्टेंट्स डाल दिया, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, एजुकेशंस डाल दिया, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ग्रुप्स है, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपको इम्पैक्ट क्या करेगा? अगर आपने जो एक्यूरेट लिखा, अगर आपने लिखा है द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, वही आपका एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ भी एस या ई एस एक्स्ट्रा डाल रहे हो जो वहां पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, उसका आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आपको स्कोर वही मिलेगा जो एक्यूरेट वो उन्होंने बोला है और एक्यूरेट आपने जो लिखा है। उसमें एक्स्ट्रा वर्ड डालने से आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आप हेयर, देयर, कुड, शुड, वुड, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड डाल रहे हो तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा वर्ड्स डालने से क्या होगा? आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब होगी, आप एक डिक्टेशन पे मल्टीपल टाइम वेस्ट करोगे। आपके पास 3 से 4 डिक्टेशन आती है, ऑन एवरेज इतनी डिक्टेशन आती है ना, तो उसमें क्या रहता है कि जब आपके पास इतनी डिक्टेशन आने वाली है तो आपको पता है कि एक डिक्टेशन में मेरा कितना टाइम लगने वाला है, 1 से 1.5 से 2 मिनट इजीली हम लेते हैं उसको, लेते हैं ना। तो जब हम एक डिक्टेशन में 5 मिनट लगा देंगे तो बाकी डिक्टेशन के लिए क्या टाइम बचेगा? फिर आपके पास फिर क्वेश्चन भेजोगे सर ऑटो सबमिट हो गया, अब स्कोर आएगा या नहीं आएगा? मल्टीपल टाइम ये चीजें होती है ना। सो आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट को बना के चलना। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उस पर सारा टाइम एक ही डिक्टेशन पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि जो आपने पहले डिक्टेशन देखी जो आपके लिए डिफिकल्ट थी, पर उस पर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया और उस पर आपने टाइम ही खत्म कर दिया। हो सकता था ना जो नेक्स्ट डिक्टेशन है वो इजी होती, रिपीटेड होती, तो आपका स्कोर और अच्छा हो सकता। सो टाइम मैनेजमेंट बना के चलिए अपने स्कोर की, ठीक है। आपके पास 2 घंटे का टेस्ट है और वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है अगर उसे आप सही टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं, ठीक है। तो डिक्टेशन में वही वर्ड्स ऐड ऑन कीजिए जो आपको सुने हैं,
SAES का क्लोज हम डाल सकते हैं, उसमें हमें अगर लगता है कि SAES एक्स्ट्रा है तो डाल दीजिए, ING डाल दीजिए, ED डाल दीजिए, इस MR ये वर्ड हो सकते हैं जो हमें नहीं सुने होंगे। बट ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं सुना वो भी हम डालेंगे और उसका स्कोर मिल जाएगा, पॉसिबल है? किसी को ऐसा लगता है? तो जो चीज नहीं है सो प्लीज उसे ट्राई कीजिए कि वो मत डालें, जो चीज है सिर्फ उसी का आंसर। वो जो सबमिट हो जाए तो उसका स्कोर तो नहीं होता ना, जैसे अपनी आप ही सबमिट हो जाए तो। मैम डिक्टेशन कंप्लीट कब होगी? जब आप उसमें फुल स्टॉप जब आप फुल स्टॉप देंगे देन ही आपको उसका स्कोर मिलेगा। मतलब कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन। सर एक और डाउट है, कहते हैं कि जो मतलब फर्स्ट वर्ड होता है जो एग्जैक्ट वो बोल दी गया वही फर्स्ट वर्ड ऐड करना है, या फिर जो लास्ट वाला वर्ड है मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम होने चाहिए डिक्टेशन के? ये कोई ऐसे होता है मतलब आगे से सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाए या फिर नंबर ना मिले उसी बात? देखो मैम वैसे तो हम ये कहते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन फॉलो होनी चाहिए एज पर इंग्लिश ग्रामर रूल, हमारे को फॉलो होनी चाहिए। बट इन केस आपको नहीं भी सुना, अब जो सुना है आप वो पुट ऑन कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है, हम स्किप करने के बजाय कुछ परफॉर्म करके आएंगे तो कुछ तो ऐड ऑन होगा हमारे स्कोर में। ठीक है, तो वो चीज हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब सर का जो क्वेश्चन था वो रिपीट सेंटेंस के लिए था। अब रिपीट सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चे, मतलब कि वो कुछ भी जो प्री मेमोराइज्ड लाइन है उसको बोलते हैं। कोई भी लाइन से लाइन लगा लीजिए कि मेरे को कोई भी रिपीट सेंटेंस सुना और उसके एंड में मैंने एक लाइन जोड़ दी, आई एम हैप्पी विद दैट। कोई भी एक उसे क्या कहते हैं, फिलर, जो आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हो, फिलर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको रिपीट सेंटेंस कम सुना, उसके बाद में आपने फिलर ऐड कर दिया। आपको लगता है जो आपको सुना है और जो आपको फिलर है दोनों का फ्लो सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम रिपीट सेंटेंस को रिपीट की तरह यूज ही नहीं करते। हम सब उसको क्या करते हैं, मिमिक, हम उनके एक्सेंट में बोलने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ब्रिटिश एक्सेंट में आया है तो हम ब्रिटिश एक्सेंट में उसे बोलेंगे, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में आया है हम उसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलेंगे, हमारे पास अमेरिकन एक्सेंट में आया है हम उसे अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे। खुद की एक्सेंट या खुद के फ्लो के साथ कोई नहीं बोलता। और जब आप आई एम हैप्पी विद दैट बोलेंगे वो कौन सा फ्लो होगा? खुद का तो आपको खुद का फ्लो। तो दोनों मिसमैच हो गया। आपको क्या लगता है कि आपने अपना फ्लो बना लिया फ्लुएंसी के लिए, उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन हो भी गया, फिर दैट आपने पहले भी पिक किया। तो ट्राई क्या करना होता है, आपको मैक्सिमाइज, आइडियली हम ये कहते हैं कि आपको 70 to 80% पिक करना रहता है। आप उसे उतना पिक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए जितना अच्छा आप उसे अंडरस्टूड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा बोल देने से कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन बोला गया है आप उसी का आंसर दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी परफॉर्म करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक ना सर अभी तक के स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज है कि स्पीड में बोलेंगे तो नंबर आ रही है, थोड़ा सा ना मतलब फ्लुएंसी और स्पीड के अंदर थोड़ा डिफरेंस के बारे में बता दो प्लीज। श्योर। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, अब आप फ्लो और एक स्पीड। आपको आप मतलब ये डाउट बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स को रहता है कि स्पीड ही फ्लो है, नहीं, स्पीड फ्लो नहीं। ठीक है, आपका फ्लो वो है जो आप अपनी हिंदी, पंजाबी, बागड़ी जो डेली लैंग्वेज में बोल रहे हो। ठीक है, वो आपका फ्लो है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि एक स्पीड में ट्राई कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश से हम एज मच उतना फेमिलियर नहीं है। ठीक है, तो हम ट्राई क्या करते हैं कि हम जितनी स्पीड से बोलेंगे वो हमारा फ्लो रहेगा। नहीं, हमारे भी आसपास भी ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत धीमी बात करते होंगे, उनका जो बोलने का लहजा वो धीमा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे वो बहुत स्पीड से बोलते होंगे, होता है, हम सबके आसपास ऐसे लोग रहते हैं। तो अगर ये हमारे इंडिया में हो सकता तो ये अब्रॉड कंट्रीज में भी होगा, वहाँ पे कोई धीमा बोलने वाला है, स्पीड में बोलने वाला है। सो आप अपना फ्लो को मेंटेन कीजिए। ठीक है, आपके फ्लो की जजमेंट कैसे होती है, जैसे अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल स्कोर और इंडिविजुअल्स में फर्क आता है, वो कैसे आता है, क्योंकि आप पहले जब आपने पहला क्वेश्चन परफॉर्म किया उसका फ्लो अलग था और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन तक वो फ्लो बदल गया। आपको लगता नहीं वो पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज हो, लगता नहीं आपको, क्योंकि हमारा एवरेज स्कोर तो है ही नहीं। आप कभी भी चारों मॉड्यूल्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकालोगे तो वो डिफरेंट होगा ओवरऑल से, क्योंकि पियर्सन कभी भी आपको एवरेज स्कोर देता ही नहीं है, वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करते हैं। ठीक है, सो आप फ्लो वो है जो आप डेली बेसिस पे आपने मुझे देखा होगा, मैं कब से यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा एक फ्लो है, मैं उसी फ्लो में आप सभी से बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसे स्पीड में बोलने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मेरा फबल होगा, मैं वर्ड्स को गलत बोलूंगा, अमूमन ये होगा, क्योंकि स्पीड में आप वर्ड को सही बोल ही नहीं पाएंगे। आपको आराम से ठहराव से बोलना है, कोई भी आपके पीछे नहीं लगा हो कि आपको जल्दी जल्दी ही खत्म करें, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो स्पीड से बोलने से आपके वर्ड्स की मिस प्रोनाउंसिएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं।
ठीक है। तो आपका जो भी नेचुरल फ्लो है आप उसी के साथ परफॉर्म कीजिए, जो भी आपका नेचुरल एक्सेंट है आप उसी के साथ परफॉर्म कीजिए, बट ये इंश्योर कीजिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। सर एक डाउट और होता है स्टूडेंट्स को, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लाउड बोलो और कम लाउड बोलो, है ना। कई स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, कहते हैं कि हमारी वॉइस ही नहीं पिक होएगी वहाँ पे, हमें लाउड बोलना पड़ेगा। थोड़ा उनको वो भी बताइए कि किस लाउड के अंदर बोलने। ठीक है, आप सभी रात को कोई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात में बात करते होंगे अपने शोना होना से, है ना, करते होंगे, ऐसे होंगे बहुत सारे। तो वो बहुत ही विस्परिंग से बात करते हैं, ये वाली बात करते हैं, वो भी बात चली जाती है, जाती है नहीं जाती? ठीक है, मानते नहीं हो तुम ये बात, जाती तो है ना आवाज, बात तो हो जाती है ना। जब वो वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है तो ये वॉइस अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। हमारे फोन में अगर ये फीचर है कि वो हमारी विस्परिंग को कैच कर पा रहा है, ठीक है, सामने वाले को समझ आए ना आए पर कैच तो हो रही है ना। आपको क्या करना है, आइडियली आपको अपने माइक को 3 फिंगर अवे रखना, अपने माउथ से 3 फिंगर, ठीक है, और आप अपने नॉर्मल फ्लो में बोलोगे तो आपकी वॉइस जरूर रिकॉर्ड होगी। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत जोर से ही बोलना है, आपका माइक आपसे 2 फुट की दूरी पे नहीं है, ठीक है। फोन भी हमारा 3 फिंगर अवे ही होता है, 3 फिंगर है ना, इतनी दूरी हमें वो माइक रखनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा पास रखने से हमारी आवाज अच्छी आएगी या बहुत ज्यादा दूर रखने से हमारी आवाज अच्छी आएगी। सर लाउड बोलने से नुकसान क्या होगा वो भी बता दो इनको थोड़ा। लाउड बोलने से आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप फबल बोल सकते हो क्योंकि आप लाउड बोलने की कोशिश करोगे जो आपके नेचुरली नहीं है, नेचुरली आपका वो फ्लो नहीं है। तो आपका जो नेचुरल फ्लो है उसमें जितना अच्छा आप बोल सकते हो उतना आप लाउडली नहीं बोल पाओगे। आप लाउडली बोल भी पाओगे तो कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद क्या होगा, आवाज ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी। तो आपको काम रखना है अपने आप को, शांति प्रिय आपको एग्जाम देना है, ठीक है। किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं रखनी है, किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास रेस है कि अगर उन्होंने पहले एग्जाम, मान लीजिए ये एग्जाम दे लेंगे और ये एग्जाम दे लेंगे, अगर इन्होंने पहले दे दिया तो इनको ज्यादा स्कोर मिलेगा, इनको इतना स्कोर मिलेगा इनके परफॉर्मेंस का और आपको अपना स्कोर मिलेगा। बस ये इंश्योर करो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। सो प्लीज लाउड बोलने से नहीं होगा, लाउड बोलने से स्कोर नहीं आएगा, आप एक्यूरेट बोलेंगे तब आपका स्कोर आएगा, ये चीज को इंश्योर करो। सर स्किल ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ओवरऑल स्कोर ਤੇ। लाउड बोलेंगे तो मिस पर प्रोनाउंसिएशन खराब होगी, जिस पर होगा मतलब आपका वो फबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं ओनली वैसे सर ओवरऑल स्किल होंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तब आप क्या, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है जो स्किल्स आती है सर वो, हाँ जी उनका सर ओवरऑल स्कोर में कम हो जाता है कई बार, ठीक है, स्किल ज्यादा होती है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है मतलब? उसमें आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज की जाती है। मतलब मैंने पहले आपको बताया कि आपकी जजमेंट कैसे शुरू होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रीड लाउड टिल आपका जो लास्ट क्वेश्चन है डिक्टेशन, आपकी सारी परफॉर्मेंस है, उसमें आपकी ग्रामर भी है, फ्लो भी है, आपके एक्सेंट्स भी हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन भी है, वो सब कुछ है, वो सारी चीजें कंक्लूड होती है, देन आपको उसका सॉल्व सर जैसे रिपीट सेंटेंस है, अगर उनको अपनी जैसे उन्होंने सेंटेंस बोला है उसी सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं बोलते तो वहाँ भी तो मतलब स्किल्स जाती है। एग्जैक्ट वो जाएंगे, मतलब जो गाइडेंस अपने को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम नहीं करके आ रहे हैं तो वो स्किल्स तो फिर कटेंगे। डैम श्योर। अब मान लो वो सामने वो मैंने एक लाइन लिखी है द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ठीक है। अब मैं इस लाइन को इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड एजुकेशन द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल बोलूं तो है तो गलत ना, वो गलत कर दिया। डिक्टेशन में सर एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं तो फिर भी कटती है वो। हम आपको ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड डालने से आपको स्कोर नहीं मिलता, ठीक है, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डालने से। अब मान लो वो सेम आपके पास वो आया, देखिए उधर देखिए, अब वहां पे द ग्रुप है, अब यहाँ पे आपने लिखिए ग्रुप एंड ग्रुप्स, तो आपको किसका स्कोर मिलेगा, ग्रुप का या ग्रुप्स का? ग्रुप का। सर ऑफ सुना नहीं हमने, वो भी डाल दिया। ऑफ अगर आपने नहीं सुना और आपने डाल दिया और वो एक्यूरेट है देन आपको स्कोर मिलेगा। तो सर स्किल पर उसका इफेक्ट, तो वो आपने तो एक्यूरेट किया ना। सर उसके साथ 2 वर्ड और डाल दिए कोई अलग। देखो ये होता है कि आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड डालने से आपको बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। नुकसान सर उसको, नुकसान ओवरऑल परफॉर्मेंस में पड़ता है, अभी आपका फर्क है। जब बहुत ज्यादा अननेसेसरी वर्ड हम डालेंगे तो उसका फर्क आपको दिखेगा, स्किल्स पे दिखेगा, जरूर दिखेगा। 10 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है और ये करते हैं 35 वर्ड्स ऐड कर देते हैं, 10 के आगे 15 और डाल देते हैं। आप सोचो आप तब तो असर पड़ता ही है, तभी आप लाइन को पैराग्राफ बनाओगे तो वो बात सही नहीं है,
ठीक है, मैं वही कह दूंगा अभी इसमें ये लाइन सामने वही सेम मैं दोबारा उठाता हूँ। इसमें आपने लिख दिया था ग्रुप्स ग्रुपिंग ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड इमिग्रेशंस कंसल्टिंग, ऐसा कितने वर्ड डाल दिए। हमें स्कोर किसका मिलना है? जो एक्यूरेट। अगर आपको थोड़ा तो डाउट है कोई एक दो हाँ, एक दो word, SCD को right. लेके करने की कोशिश किया करो, कोई स्पेलिंग डाउट है आपको, हालांकि स्पेलिंग वाले वर्ड ज्यादा अगर गलत, जैसे रिसर्च की स्पेलिंग सही भी है, एक आप गलत लिख रहे हो तो उसका ज्यादा नेगेटिव है। अगर नॉर्मली SES को लेके कोई एक आधे वर्ड के अंदर डाउट है तो वो आप काउंट कर सकते हो। जैसे 9 या 10 वर्ड की रिवाइंड डिक्टेशन है, 12 से 13 वर्ड 14 वर्ड तक आप नॉर्मली उसमें एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सर जैसे कि अपना जैसे ग्रुप लिखा हो और अपना लिख दिया ग्रुप और अपने ग्रुप लिखना स्कोर छोड़ दिया तो उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो काउंट नहीं होगा, वो आपका होगा। जो एक्यूरेट स्पेलिंग SED को लेके ज्यादा टारगेट होते हैं। SEDING ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब वो S है, अब ग्रुप, इसमें ग्रुप और ग्रुप्स में फर्क आ गया ना, वो सिंगुलर और प्लूरल है, तो आपने वो सेंटेंस फॉर्मेशन ही बदल दी, वो सेंस ही बदल दिया आपने। ING AD टोटल एक टेंस चेंज कर देता है। आप उसके वो टेंस फॉर्मेशन सब चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपको मार्क्स स्कोर नहीं मिलेंगे। आपको वही आंसर मैंने पहले भी आपको बताया, आपको टास्क रिस्पॉन्स करना है। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको सिर्फ उसी के बारे में बोलना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स अपनी तरफ से डालेंगे तो उसका आपको कोई भी लाइक एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं देने वाला कि आप लाइन लिख के आ रहे हो, आप लाइन का आपने पैराग्राफ बनाया वो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको स्कोर उसी का मिलेगा जो आपका एक्यूरेट है। सर एक जैसे डिस्क्राइब इमेज के अंदर अभी इनका डाउट आया है, जैसे मतलब इमेज दे दी एक, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, जस्ट इमेज है। जैसे किसी गर्ल की इमेज होगी, ठीक है, या बॉय की इमेज होगी, या कोई पार्क की इमेज आ गई, जस्ट कोई कंटेंट नहीं है, तो वहां पे अपने क्या बोल सकते हैं कंटेंट के अंदर, ये पूछ रही हूं। अब देखो मान लीजिए एक इमेज है, अब हम यहाँ पे ये सामने कोई भी एक इमेज आपके पीछे है, एक फ्लाइट टेक अवे कर रही है, तो हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? रनवे है, एरोप्लेन है, वो फ्लाई कर रहा है, एरोडायनामिक्स है, ठीक है, वो वहाँ पे लाइट्स हैं, वहाँ पे मतलब सनसेट है, सन है, कितनी चीजें हमने वहां से फाइंड आउट करी, इतना ही ना, वही आपका कंटेंट है। वही आपको फाइंड आउट करना है कि वो इमेज हमें बता क्या रही है। सर कोई सर्कल होगा मतलब कि गलत सर्कल ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसे कोई आपको डॉट लगा के नहीं दे देंगे कि ये डॉट है और आपको इसके बारे में बताना है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये प्लीज देखो, नॉट मेक अ लाफ, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो नॉर्मल अच्छा क्वेश्चन है उनका कि एक सर्कल दे दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इमेज वही मिलेगी क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल रिसर्च एंड मल्टीपल R&D के बाद उसे PSLV के टेस्ट में ऐड ऑन किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, इट्स अ इंटरनेशनल टेस्ट। ये आपकी इंग्लिश को डिफाइन कर रहा है, इट्स अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जितनी भी R&D होती है, जितनी भी क्वेश्चन डेवलपमेंट होती है, जितनी भी रिसर्च होती है, उसके बाद आपके वो पोर्टफोलियो में आपके क्वेश्चन में उसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो वो इनफ, अगर उसमें वो अगर वो सर्कल भी है ना, तो अगर उसमें इनफ कंटेंट है देन भी वो वहां पे ऐड होगा, अदरवाइज वो नहीं। सर्कल के बारे में आप क्या ही बता लो, टेक्निकली हमें पता है कि उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मैक्सिमाइज आप सर्कल का सोलर बता दोगे, उसका डायमीटर तो नहीं निकालोगे क्योंकि आपके पास स्केल नहीं है, उसका रेडियस नहीं निकालोगे क्योंकि आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक इनफ कंटेंट होगा देन ही आप उसके बारे में बता पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अनऑथराइज्ड नहीं है। सर जैसे अब स्टूडेंट्स की फिक्स लाइनें होती है ना, अभी मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम नंबर, तो अगर इमेज ऐसी आ जाए, डाउट आया अभी किसी का, तो उसके अंदर मैक्सिमम क्या बताएं, मतलब अपने एरिया को डिफाइन कर सकते हैं ना, मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय दिस, है ना, मिनिमम ऐसे कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा वो चीज बताओ कि जिस हिसाब से नॉर्मली इमेज बोलने के लिए स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर दिया हो, उन्होंने कंटेंट पुट करना है। अब जैसे इमेज का जो टेम्पलेट है उसके अंदर भी वही चीजें हैं, द बार ग्राफ, द लाइन ग्राफ, द पाई चार्ट, गिव्स ए क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द आगे कोई भी मेन टॉपिक जैसे एयरप्लेन टॉपिक का एयरप्लेन बोलते हैं। आफ्टर हाइलाइटिंग द मेन टॉपिक द इमेज शो मोर मेनी अदर फैक्टर्स, मोर मेनी अदर पार्ट्स, जैसे उसमें कोई भी फैक्टर्स है, जैसे परसेंटेज में दिए हुए हैं, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है,
तो उन चीज़ों पे वो टोटल चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन, आफ्टर हाईलाइटिंग द मेन टॉपिक द इमेज शो मोर द फैक्टर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस नंबर्स 10%, 20%। आगे क्या है, एक स्ट्रक्चर हमने दे दिया टेम्पलेट के अंदर, लेकिन स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इस चीज़ को मांग रहा है, सर है तो ये टेम्पलेट, इसको स्टूडेंट बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ के पेस्ट नहीं कर बोल नहीं सकता। नॉर्मली क्या है, जैसे क्या है, कुछ ऐसी इमेज आ जाती है जिसमें नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स को नंबर्स ही बोल रहा है, आगे और एक कुछ जैसे कंटेंट में जो भी दिया हुआ वो ऐड कर रहा है, तो वो स्टूडेंट को थोड़ा सा इस चीज़ का पे जिस हिसाब से आपको इमेज दी गई है उसी हिसाब से उस चीज़ को तोड़ दो। जैसे नंबर्स दिए, पार्ट्स दिए, नंबर्स नहीं दिया, पार्ट्स बोल दो नंबर्स की जगह। मैक्सिमम मिनिमम पोर्शन किसी इमेज में एक पोर्शन था यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का किसी का पहले, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह आप कुछ ऐड कर लो अपनी तरफ से। एक स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है वो चीज बोल दो आप, एरिया कर दो, ठीक है। आप कोई जैसे पार्क का है, पार्क क्या है, जैसे आपको घास वगैरह दिख रहा है पार्क के अंदर, ग्रीन पार्ट ज्यादा है उसमें, तो मैक्सिमम पार्ट इस ग्रीन, ठीक है, वो चीजें ऐड कर सकते हो आप उसके अंदर। तो इसमें मैं आपको कुछ ऐड चीजें बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका स्मार्टफोन स्मार्ट है ना, हम क्यों नहीं स्मार्ट है? हमारे पास सभी के पास स्मार्टफोन है, कोई ऐसा है हम में से जो कीपैड फोन यूज कर रहा हो? नॉर्मल है ना, किसी के पास भी कीपैड नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे फोन में गूगल है सभी के फोन में गूगल, चाहे वो आईफोन है उसमें भी गूगल है, ठीक है। तो गूगल की ना एक एआई है, जेमिनी है, ठीक है। तो आप उसको यूज कीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी इमेज है, आप जो भी कुछ फिक्स लाइंस है उसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए, जैसे सर ने बताया, जैसे उसमें पोर्शन है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, वहां पे नहीं दिखा, वहां पे कलर्स तो दिख रहे होंगे, वहां पे आपको एरिया तो दिख रहा होगा, वहां पे आपको पॉपुलेशन तो बताई होगी, फिर वहां पे आपको ये बताया होगा कि उसके रेशो बताए होंगे, ठीक है। तो आपको उसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसे आपको आंसर करना है। मैंने पहले भी बताया, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, देन आपको उसको आंसर करना है। ऐसा नहीं है देखा उसे तो बोलना शुरू कर दिया, देखा उसे लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है। अब जैसे इमेज है, अब इसमें मैक्सिमाइज क्या बताओगे आप, वो सामने एरोप्लेन उड़ रहा है, उसमें क्या बता सकते हो मैक्सिमाइज क्या है, कैसे मेजर करोगे, आपको तो कुछ है नहीं, मतलब मैक्सिमाइज तो नहीं कह सकते ना उसे, वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसे बताओगे, यही तो हमारी दिक्कत है। आपने वहां पे देखा कि वहां पे वो इमेज में मैक्सिमाइज मिनिमम यूज ही नहीं हो सकता, वहां पे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं बताया ना, वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां पे कंपैरिजन होगा वहां पे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बता सकते हैं। वो कंपैरिजन आपको कहां दिखेगा, बार ग्राफ में, पाई चार्ट में, फ्लो चार्ट में, लाइन ग्राफ में, इन चीजों में आपको कंपैरिजन दिखेगा, देन वहां पे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो। जब आपके पास एक इमेज ही आ गई तो उस इमेज में आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ ढूंढ नहीं सकते, जैसे कुछ भी है, जैसे वो एक पोस्टर है उसमें तो कोई मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं है, तो वहां पे क्या बोलोगे, जैसे एरोप्लेन टेक अवे करता है उसके बारे में बोल सकते हो, रनवे है, एयरपोर्ट है, लाइंस है, ठीक है, एरोडायनामिक्स है, सन है, सनसेट है, उसके बारे में बात करते हो, उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं उसके बारे में बात कर सकते हो कि ब्यूटीफुल कोट है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज हमें दिख रही है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज नहीं है उसके बारे में बात हमें नहीं करनी। हमारी गलतियां क्या रहती थी, हम क्या यूज करते थे, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट 1 2 3 4 5, ठीक है, जो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसमें रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट कहां है, रेड और ग्रीन तो है ही नहीं, ब्लू और व्हाइट तो है, 1 2 3 4 5 6 कहां है, बट हम ये फिक्स चीजें यूज करते थे। तो इसी चीज को कैच करने के लिए ह्यूमन बैठा है। आपको ना मैं एक सबको एक चीज बता देता हूं, ये पर्सनल लाइफ में भी आप यूज करते हो, ठीक है। हमारी लाइफ में दो चीजें हैं, एक चीज जो होनी चाहिए और एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज बी केयरफुल, इसे ध्यान से सुनना सभी के लिए, ठीक है। और ये आपको लॉन्ग लाइफ काम आएगी। आप किसी भी चीज में, आप एजुकेशन में हो, आप पर्सनल आप कोई प्रोफेशनल सेक्टर में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये आपको बहुत काम है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक चीज जो होनी चाहिए, एक चीज जो नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेल्फ एग्जामिन, जो होना चाहिए, खुद को खुद जज करो, ठीक है। आप में से बहुत अच्छे ऐसे होंगे जो खुद के एग्जाम को चेक ही नहीं करते हैं, खुद के आंसर्स तो देखते ही नहीं, ठीक है। टीचर खुद देखते, यही खुद देखते, सेल्फ एग्जामिन नहीं कर सकते।
सो आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक बार सेल्फ एग्जामिन जरूर कीजिए, एक टाइम बाद, सर्टेन आएगा, एक हफ्ते बाद देखिए कि इस हफ्ते मैंने क्या किया। अच्छा ये अच्छा था, ये बुरा था, जो बुरा था उसको ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, उसे ऐसा पॉजिटिव कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये चीज और अच्छी कर सकता हूँ इसमें। आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कीजिए, ठीक है। सेकंड थिंग, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो है सेल्फ डाउट, ठीक है। आप अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हो, आप अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हो, स्टिल आपके अंदर एक डाउट है, पता नहीं है क्या होगा या नहीं। तो पता क्यों होता है? क्योंकि हम सेल्फ एग्जामिन नहीं करते। जिस दिन आप सेल्फ एग्जामिन करना शुरू कर दोगे आपके पास सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। सो सेल्फ एग्जामिन होनी चाहिए, तो सेल्फ डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको आपकी मतलब जो एजुकेशन में है उसमें भी हेल्प करेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो दो चीजों को जरूर ध्यान रखिए। सो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू सर नीट लेक्चर ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ हाँ जी और रिपीट कर सकते रिपीट कर सकते हो, बट एक्टिव या पैसिव बना दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सर भी ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ थे तो चार तो ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये सर ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਿਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ वर्ड ही 3 सुने या 4 सुने, 3 ਤੋਂ 4 वर्ड ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ कर सकते हो, बट उनको तरीके ना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसे 7 डेज भी बोल दोगे, सेम लाइन से रिपीट कर दोगे, उन्हें एक्टिव या पैसिव करना पड़ेगा, उसे सिनोनिम्स यूज करने बैठ के। सो ओदा ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो। डायरेक्ट यूज करोगे तो सिंपल सा दिखेगा कि वो सेम कीवर्ड्स कैच हुए हैं, थोड़ा कंटेंट पोर्शन कट जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा आज माइंड की एफिशिएंसी और इंक्रीज करो, आज प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करो, ठीक सर है। एक स्टूडेंट से डाउट ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮੇਜ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡਸ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो 40 सेकंड्स बाद वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा, सब लोग बताते हैं है ना। आइडियली आप आंसर कितने सेकंड का करते हैं? 25 to 30 सेकंड, 25 to 30 सेकंड, ठीक है। किसी को ज्यादा कंटेंट है, ज्यादा है, 40 सेकंड बोल सकता है, बट अगर जो 40 सेकंड तक बोलेगा तो उसका कंटेंट पूरा होएगा, वो आधी कंप्लीट करेगा, आधी लाइंस नहीं कर पाएगा। स्कोर तो मिलेगा, बट ਤੁਸੀਂ आधी लाइंस तक कंप्लीट नहीं कर पाए ना। मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 42 सेकंड्स ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਂਟ, 2 सेकंड ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। सो अपने अपने कंटेंट को इतना लाइक बढ़ाओ कि 30 35 मैक्सिमम 35 सेकंड्स तक, उससे ज्यादा ना जाए, ठीक है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੀਐਸਐਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਕੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, तो ओपन ही चल रही है रिकॉर्डिंग, आपके ऑटो सबमिट हो गया, ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, आपके बंद हो जाएगा ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਆਫ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 4 ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਡਾਊਟ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਡਸ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਰਿੰਗ। ਸੋ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? नो आई होप सब ਨੂੰ अच्छा लग गया रहेगा। आई होप मैं थोड़े सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। मैं विश करता हूँ कि थोड़े सारे का अच्छा स्कोर आए। सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी विजिट करा तो ऑलमोस्ट काफी बच्चे ने मैं सुना है भी एग्जाम भी है कि सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और द एग्जाम पे फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शंस तो दूर करो, ठीक है।
ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਦੀ ਪੀਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, अच्छे टीचर्स अच्छे ट्रेनर्स मिल रहे हैं, प्लीज इन्हें कंसल्ट करो। बाहर कितने जाके किसी तीसरे पर्सन ना कंसल्ट करोगे, आई होप कि वो इंफॉर्मेशन सही दे रहा होगा, बट कोई ਉਹਦੀ इंश्योरिटी नहीं, ठीक है। सो सब चीजों को वेरीफाई करें सर प्लीज। दूसरे को लोग खड़े हैं कितने का जा बैठे यार। साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस। एक सेकंड देखो, कोई बोलूगा नहीं, थोड़े डाउट वाले उन्होंने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, सो प्लीज ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं बोल रहे। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪੜ ਰਹੇ ਸਰ, और माइक्रोफोन से ब्लर करना सर। देखो माइक्रोफोन ब्लर उदो करेगा या उदो कोई टेक्निकल इशू उस केस को वेरीफाई किया जाए। मान लो हम तुसी एक्यूरेट पढ़े, मेरा वर्ड मैं बोले एक्यूरेट वर्ड बोले ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ एक्यूरेटली या मेरा रिकॉर्ड नहीं होया, ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ एक्यूरेट नहीं सुनेगा। ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਗਲਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਰਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਐਰਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰੀਸਕੇਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। सो कितना डाउट प्लीज रीडिंग कैसे करें? ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड में आता है, हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। सो वैसे नॉर्मली क्या रीडिंग में ये एथेटिक और अनएथेटिक कॉन्टेक्ट, कई बार क्या होता है जैसे ये कंपेयर करते हैं हर चीज़ को, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टेस्ट के लिए उसके साथ ही कंपेयर करते हैं। इनकी स्पीड है, अब एपीटी में ये थोड़ा स्लो बोलेंगे तो उनका स्कोर अच्छा आएगा स्पीकिंग में। अगर आप मार्बल पे कर रहे हो या ब्रूली पे कर रहे हो तो वहाँ स्पीड चाहिए थोड़ी सी, तो वो फ्लुएंसी का स्कोर ज़्यादा दे रहा है। ये हर एक चीज़ को कंपेयर करते हैं अपने मॉक टेस्ट के साथ। हालांकि मैं हर टाइम देता हूँ एक मॉक टेस्ट नॉर्मली एक आपका पैटर्न है जिसे आप मैनेज करना सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट बनेगी आपकी, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करोगे आप प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये हर चीज़ को ही वहीं से अब किसी स्टूडेंट का मार्बल पे अच्छा स्कोर आ रहा है तो वो हो रहा है सर मेरे को तो मार्बल भी दो, मेरा तो वही स्कोर आएगा। वो नॉर्मल आईटी पे नहीं करेगा, गुरली पे नहीं करेगा, एफयूनी पे नहीं करेगा। एफयूनी मेरे को स्पीकिंग में स्कोर नहीं दे रही है क्योंकि एफयूनी के स्पीड वाले स्टूडेंट वो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस करती है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हो रही है ना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर। अब आपका क्वेश्चन आगे प्लीज आंसर करूंगा। सो यहाँ पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो आप सबको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको स्कोर किसने देना है, पियर्सन पीटी ने। सो पियर्सन की एआई का किसको पता है कि वो कैसे स्कोर देगी, किसी को पता है? किसी को आइडिया हो कि इनका पीटी का खुलासा हो? नहीं है ना। तो जो आप एक्यूरेट प्रोनाउंस करोगे, जो आपका एक्यूरेट फ्लो होगा, आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट के लिए, जैसे सर ने बताया, ठीक है, आपको सिखाने के लिए कि आपका पीटी एग्जाम होगा कैसा, वो एग्जैक्ट इमेज नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट इमेज चाहिए तो आप पियर्सन की वेबसाइट से पियर्सन का स्कोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट आता है, उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वो एक पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो सेम एआई आपको चेक करके देगी, ठीक है, आपको एक एक्यूरेट इमेज बनाएगी आपकी, और वो भी 100% मैं ये नहीं कहता कि वो सेम होगा, ठीक है। 90% हम उसे क्लेम करते हैं कि वो आपको सेम वैसी इमेज मिलेगी, वैसा सिनेरियो मिलेगा, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन चेक होगी, तो ठीक है। तो आपको ये इमेज बताने के लिए कि एक्यूरेट में आप वो कैसा परफॉर्म कर रहे हो। थर्ड पार्टी पे बिलीव करना, मान लो किसी का मार्बल पे स्कोर आ रहा है तो वहां वो स्टिल वो मार्बल पे बैठा रहेगा। क्यों बैठा रहेगा? क्योंकि वो उसको अच्छा स्कोर देगी। मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें मार्बल के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें ऐप यूनी के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें पियर्सन पीटी के लिए मेहनत करनी है। तो दीज आर एक प्रैक्टिस पोर्टल्स हैं, तो इसको एज अ प्रैक्टिस ही डिनोट कीजिए। आपकी जो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल स्कोरिंग है, वो पियर्सन ही देने वाला है, ठीक है। सो अपने आप को वही फिर से बात करूंगा, सेल्फ एग्जामिन और सेल्फ काउंट, प्लीज इन चीजों का ध्यान। आपका क्वेश्चन था रीडिंग का, तो ये ऐसे लेके आए हैं रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ क्या है, जैसे एफयूनी है, वो नॉर्मल लेवल है रीडिंग का। अगर ग्रूवली पे चले जाए तो वो रीडिंग में बहुत ज्यादा कम स्कोर दे रही है क्योंकि उसकी अनऑथेंटिक ज्यादा क्वेश्चन है जो नॉर्मली क्या एकेडमिक लेवल के नहीं है।
वो कहीं प्रोफेशनल लेवल के पीटी कोर वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं वो प्रोफेशनल लेवल या किसी वर्क को लेकर नॉर्मली वो चीज़ें ज़्यादा स्टूडेंट फेस करते हैं, तो उनको एक लेवल डिसाइड बताओ कैसा लेवल आएगा। अगर ज़्यादा साइलेंस प्लीज। क्वेश्चन नॉर्मली एकेडमिक क्वेश्चन कौन से होते हैं? देखो एकेडमिक क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, मतलब बेसिकली आपको वहां से ये प्रैक्टिस पोर्टल आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने पहले ही बताया, ठीक है। आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैं सबको एक बी फ्रैंक चीज बताऊं, ठीक है। आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी है? एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं हमारे नॉर्मल स्कूल्स में, है ना। हमारे जो करिकुलम में एनसीईआरटी की बुक लगती है। रीड आउट कीजिए, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज कीजिए, वो आपके लिए इनफ है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे ना 6 to 12 इंग्लिश की बुक्स, एनसीईआरटी की फ्री बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ फ्री पड़ी जाती है, ठीक है। उसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना, थोड़ा सा आउटसोर्सिंग पे जाके भी अपना एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ाई जाती थी वो पढ़ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, वो लाइन के साथ साथ जा रहे हैं। ऐसे होता था सभी के स्कूल में, कुछ लाइन भूल भी जाते थे, कौन सी लाइन है साथ में, कहां भाई बताइए, ये भी सीधा। तो हम बुक्स कभी पढ़ते ही नहीं, हमारी रीडिंग्स की हैबिट है ही नहीं। हम सबको क्या करना है, हमारी रीडिंग्स की हैबिट बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनेगी, आप 6 to 12 प्लीज उस इंग्लिश को बुक्स को पढ़िए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, आपको ये इमेज समझना बहुत इजी हो जाएगा, आपको उसे परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 6 एक बहुत बेसिक लेवल है। वहां से जब आप 12 तक का लेवल को डिनोट करोगे तो आपको फर्क दिखेगा, हर बुक के बाद आपको एक लेवल अपग्रेड दिखेगा। अब पहले इंग्लिश बेसिक्स थी, अब थोड़ी सी और एडवांस है, फिर और एडवांस है, 12 तक जाते जाते उस इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें यही करना है। हमारे मेन दिक्कत क्या है, हमारी रूट्स की मिली, रूट्स हमारी कमजोर है, इंग्लिश वाली रूट्स हमारी कमजोर है, तो हमें उसी तरीके से उसे फाउंडेशन के साथ ही ग्रो करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, अगर किसी को परचेज भी करनी है तो मार्केट से कर सकते हैं, 30-40 रुपीज की आती है, ठीक है। तो उसके साथ तो रीडिंग, जैसे रीडिंग को रीडिंग करने से इंप्रूवमेंट मिलेगी। नहीं, जैसे सर पहले कोई क्वेश्चन करते हैं वो सेंस लगा के कर लेते हैं और उसमें रूल लग जाते हैं, रूल लगा के करते हैं वहां सेंस लग जाता है। तो दोनों चीजें आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना, वो कैसे करते हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। वहां पे सेंस भी काम करेगी, वहां पे आइडियोलॉजी भी काम करेगी, वहां पे आपकी ग्रामर भी काम करेगी, वो सब चीजों को देखना है। आपको ये देखना है जब आपने पैराग्राफ को पढ़ा वो किस सेंस में जा रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट ये एक अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक दिख सकती है, कभी आपको ग्रामर में वो पास कर रहा है, कभी आपको सेंस के साथ वो पास कर रहा है, बट पियर्सन आपको ऐसा नहीं है, वो ग्रामेटिक रूल भी देखेगा आपके, आपकी सेंस भी देखेगा, वो आपकी आइडियोलॉजी भी देखेगा, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, ठीक है। सो किसी का कोई डाउट है, फर्दर डाउट किसी का भी? आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो और बच्चों के स्कोर आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.